So, Assalamu alaikum everyone. Let's make this session interactive and आराम से एक एक चीज समझेंगे. As a law student, what opportunities we are having? Basically, we will be much focused on judiciary as well as prosecution officer. Two areas are there where we may work hard and we may get the handsome result. Apart from judiciary or prosecution officer, we are having a lot of opportunities also. We will discuss it. And at last, any confusion, any doubt, you are most welcome. You may raise your question. I will try my level the best to solve your question. But judiciary and prosecution officer के examinations and the scope and the tactics, how you have to qualify, the syllabus, each and everything, इसको डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही नॉर्मल बात हम लोग करते हैं. एज ए करियर, नॉट ओनली जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एज ए स्टूडेंट और एज ए ह्यूमन बीइंग, you are getting the education, you are going to get the degree. What actually the purpose to get the degree? Maybe you are a law student, but कुछ और भी आप कर सकते थे या जो लोग और कर रहे हैं. As a human being, everyone wants to get success, everyone wants to get settled in his life or her life. अब वो आपके नजरिए से सेटलमेंट क्या है, सक्सेस क्या है, वो अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग लोग, अलग अलग जहन के लोग और अलग अलग लेवल पे वो सोचते हैं. मेरे लिए सक्सेस ये हो सकता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद मेरे जहन में आ सकता है कि मैं एलएलएम करूं, देन आफ्टर एलएलएम आई विल गो इन टीचिंग एरिया एंड आई विल गेट द जॉब. किसी के लिए करियर अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि once I get the LLB degree, I will go to Delhi and I will start the job. I will go in corporate sector. किसी के लिए करियर ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई मेरी फैमिली है और प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन एंड मेरे फादर की प्रैक्टिस है एंड आई विल ज्वाइन प्रैक्टिस ऑफ माय फादर एंड अल्टीमेटली सब कुछ बना बनाया मुझे मिल जाएगा एंड देन आई विल एक्सटेंड फर्दर. आपके लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है. अब एज ए लॉ स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली बात है लॉ के फील्ड में ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज, कई सारे ऑप्शंस और करियर होते हैं. ऐसे मेडिकल स्टूडेंट के लिए डॉक्टर बनना उसका ख्वाब होता है, उसके लिए कामयाबी शायद वही है. फाइनेंशियली भी वो सेटल हो जाता है, एक रिस्पेक्ट भी मिलता है. एज ए आर्ट स्टूडेंट किसी के लिए आईएएस हो सकता है, या आईएएस तो खैर सबके लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सबके लिए अवेलेबल है. क्या वन मोर थिंग इज देयर, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप. अभी तो एक नया वर्ड आया है, एडुप्रेन्योरशिप, edtech, education sector में everyone is they are doing well. पर्पस क्या है अल्टीमेटली मिला जुला के कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे मुकाम पे आना चाहते हैं कि एक पोजीशन में पैसे या फाइनेंशियली और जहनी तौर पे हम खुश रहें, मुतमईन रहें, सेटिस्फाइड रहें. अब वो नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप लॉयर हैं, जज हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, डीएलओ हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, प्रिंसिपल हैं, कुछ भी आप हो सकते हैं. आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर एक स्टेज पे आके अगर आपको ऐसा रियलाइज हो जाए कभी आपकी जिंदगी में कि वॉट एवर यू आर डूइंग इट वॉज नॉट योर कप ऑफ टी, इसका मतलब आपसे बेवकूफ और आपसे नाकामयाब आदमी कोई नहीं है. अब आपने चाहे एलएलबी में कितने परसेंटेज लाए, या आप चाहे लाख रुपए सैलरी कमा रहे हो, 5 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसमें खुश नहीं है, आपके जहन में बार बार ये बात आती है कि आई वॉज नॉट मेड फॉर दिस एक्ट, फॉर दिस जॉब, एंड फोर्सफुली या किसी भी रीजन से मुझे ये करना पड़ रहा है, और पूरी लाइफ आपकी उस चीज में गुजर जाए जिस चीज के लिए आप बने नहीं थे या जो चीज आपको पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी, आपका पढ़ना लिखना या आपने जो भी वट एवर द टाइम यू हैव इन्वेस्टेड अपॉन यू, आई थिंक सब वेस्ट हो गया. तो मिला जुला के एक सेंटेंस में बात कहूं तो जिंदगी का पर्पस सिर्फ फाइनेंशियली हमें नहीं देखना है. एक स्टेज पे जाके हर इंसान को पोजीशन चाहिए होती है, मुतमईन हो वो या दिल से खुशी उसको चाहिए होती है. थोड़ा बहुत पैसे कम भी आ जाएंगे तो चलता है, लेकिन जहां पे टीस उठने लगे ना आपके दिल में कि यार ये काम कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है, या लाइफ टाइम वही काम करना है, तो वो चीजें फिर गड़बड़ हो जाती है और फिर ऐसे ही रहेगी चीजें. अब मैं आता हूं कि एज ए लॉ, या ठीक है एज ए इंसान की तरह आपको क्या सोचना चाहिए. हम आपको ये भी नहीं कह सकते कि बस यही है जिंदगी में जुडिशरी क्वालिफाई करना,
नहीं आपको लगता नहीं कर पाएंगे, नहीं मत करिए। अगर मैं आपको एक करियर ऑप्शन के तौर पे सिविल जज जुडिशरी एग्जामिनेशंस, व्हाई इट इज सो रेप्यूटेड एंड व्हाई इट इज सो पीसफुल, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एज ए लॉ स्टूडेंट ऐसा तो नहीं कि आप डॉक्टर बन सकते हो या आप इंजीनियर जाओगे बनने। आपके पास तो एक एरिया है कि भैया ये मेरे पास एरिया है, इसी में मुझे जाना है। अब कीपिंग इन माइंड योर प्रेफरेंस और योर चॉइस, योर टैलेंट, यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। तो मैंने क्या क्या ऑप्शन बताए थे कि कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऑप्शन ये हो गया, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जुडिशरी एग्जामिनेशन, अपनी खुद की प्रैक्टिस करना, या और क्या ऑप्शन हो सकता है। एज ए टीचर आफ्टर LLB you may pursue LLM, after LLM you may pursue PhD, then you may join an institute as a faculty as a teacher। अगर आपको लगता है कि मैं टीचर हूं, मैं बढ़िया बता लेता हूं या पढ़ा लेता हूं, तो आपको इस सेक्टर में जाना चाहिए। फिर मैं आपको क्यों फोर्स करूंगा जुडिशरी में जाओ? जुडिशरी तो ये एक ऑप्शन नहीं है, वो तो आपको डिग आउट करना है ना कि एज पर माई प्रेफरेंस और माई चॉइस या मेरे टैलेंट के हिसाब से, मेरे पसंद के हिसाब से मुझे किस सेक्टर में जाना चाहिए। आज यहां जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, गैदर हुए हैं, द पर्पस ओनली इज जस्ट टू फाइंड आउट द जुडिशरी ऑप्शन, सिविल जज एग्जामिनेशन, हाउ वी कैन क्रैक, एंड प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। सुनने में आया हमें कि यहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। आपके जहन में फिर दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेदर टू क्वालिफाई जुडिशरी एग्जामिनेशंस और द प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट और टू एनी इंस्टीट्यूट। क्या मैं LLB करते करते यहां से और हो सकता है क्या मेरा, ये भी क्वेश्चन आपको उठता है। सोच रहे होगे ठीक है हम कर रहे हैं। अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि एक जज बनने के लिए या जुडिशरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच शुड वी हैव। वेदर, देखिए दो चीज होता है हर प्रोफेशन में, कि एक तो होगा कि ठीक है आप क्वालिफाई करके बन गए, वो बन सकते हो, डीएम बन जाते हैं, IAS क्वालिफाई कर लेते हैं बिना पढ़ के, उसमें क्या है, डॉक्टर बन जाते हैं लोग, है ना, बहुत लोग बनते हैं, जज भी ऐसे बनते हैं। लेकिन एज ए जज या एज ए लॉ स्टूडेंट कभी कभी होता है कि हम एक एटीट्यूड में रहते हैं, या हमें लगता है कि यार ठीक है हम LLB में पढ़े हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं सच बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अभी बता दो क्या डिफरेंस होता है। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत तेज हूं या LLB में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, या मेरे लॉ तो अच्छे है, करना क्या है, लॉ पढ़ना है, सेक्शंस पढ़ने हैं, इतना तो कर लूंगा, उसके लिए क्या मारा मारी करना। आप रूम में बैठ के अभी 8 घंटे दे दो, 6 महीने दे दो या 1 साल दे दो, अभी क्वालिफाई हो जाएगा जुडिशरी एग्जामिनेशन, मैं गारंटी देता हूं, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूं। एक तो जजशिप किसे कहते हैं, टू डिलीवर जस्टिस और टू डिलीवर जजमेंट और टू पास एन ऑर्डर, ये तीनों चीजें डिफरेंस होती है। यू आर गोइंग टू बी अ जज और इफ यू आर थिंकिंग टू शार्प योर करियर इन दिस सेक्टर, योर मोटिव और योर पर्पस शुड नॉट ओनली टू पास ए जजमेंट और टू डिलीवर जजमेंट और टू पास ए डिग्री, बट योर मोटिव शुड बी टू डिलीवर जस्टिस। अब जस्टिस डिलीवर करने के लिए सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं चाहिए होती है, आपको एक रिगरस प्रोसेस से आप गुजरे हो पास्ट में, मतलब जुडिशरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के पहले आप उस जमीनी स्तर से होते हुए, उस चीज को देखते हुए अगर गुजर के फिर जज बने होगे ना, तो आपके डिलीवरिंग सिस्टम में और एक नॉर्मल जज जो सेल्फ स्टडी करके बना है उसके डिलीवरिंग सिस्टम में हमेशा फर्क होगा। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि जो केसेस होते हैं एक हाथ की लकीर की तरह होते हैं। दुनिया में अब तक कोई भी 2 केस आप उठा लो ना, वो हमेशा अलग अलग रहेंगे। 2 रेप के केस उठा लो, 2 चोरी के केस उठा लो, 2 डकैती के केस उठा लो, वो हमेशा आपको अलग अलग मिलेंगे। फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। मिस्टर ए ने उसी पे अलग जजमेंट दिया, मैंने उसी पे उसको बेल दे दिया, ऐसा हो सकता है, इतना मैं मानता हूं। फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस हर केस के अलग अलग होते हैं। मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप एक रिगरस कोचिंग से, रिगरस इंस्टीट्यूट से या अच्छे कॉलेजेस से, ये अच्छा कॉलेज है नो डाउट, आप पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जो हमारा अप्रोच होता है ना वाइल परस्यूइंग द लॉ कोर्सेस, जैसे आप LLB कर रहे हो, वो हमारा अप्रोच जो है बड़ा सिलेक्टिव होता है कि ठीक है लास्ट ईयर ये आया था ये पढ़ ले, लास्ट ईयर ये नहीं आया था ये छोड़ दे, ये सेशन में इतने मिल जाएंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे, हो जाएगा, ये अप्रोच होता है हमारा। हम उस लेवल पे जाके नहीं सोचते, हम सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को, जहां पे जिनका काम ही है कि जुडिशरी हमें जज प्रोड्यूस करना है,
तो क्या होता है कि आप 10 लोग ऐसे मेंटेलिटी के 10 लोगों के बीच में आप रहते हैं, तो ऐसे मेंटेलिटी के 10 लोगों के बीच में आप रहेंगे तो नॉलेज शेयरिंग होगा उस लेवल पे, क्योंकि सामने वाला बंदा जज बनना चाहता है, आप भी बनना चाहते हो, आपके बगल वाला भी बनना चाहता है। तो जब नॉलेज शेयरिंग होती है, जब थॉट प्रोसेस की शेयरिंग होती है, तो आपको ग्रूमिंग होती है आपकी। गेटिंग द पॉइंट? सो जुडिशरी इज नॉट जस्ट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, रादर टू बी ए वैल्यूएबल और अ गुड जज। हर प्रोफेशन में आपने क्वालिफाई कर लिया, बन गया, लेकिन क्वेश्चन है कि आप अच्छे जज हैं या खराब जज हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं या आप अपने आप को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो बेटर होगा अगर आप मेहनत में, अगर आप, इफ यू वांट टू बी अ जज, if you want to qualify the judicial examination, so not from the academic perspective, rather you should dig out the practical aspects also. अब वो आपको कैसे करना आप देख लो, हो सकता है आप कोचिंग ज्वाइन भी करो या खुद करो, किसी के साथ एसोसिएट हो, किसी लॉयर के साथ एसोसिएट हो, वो दिस इज योर चॉइस, कोई फोर्स नहीं कर पाएगा आपको। अब हम देखते हैं कि सिविल जुडिशरी एग्जामिनेशंस के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। ये तो मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव बता दिया कि आप बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट, आपके पास जो करियर ऑप्शन है, जज वाला जो ऑप्शन है या प्रोसिक्यूशन वाला ऑप्शन जो है वो बेटर हो सकता है, या आपका जो लीगल, अगर आपके फैमिली में कोई लीगल प्रैक्टिस है तो ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हो। अल्टीमेटली हमें ऐसी चीजें करनी है जहां पे सुकून मिल सके पैसे के साथ। वी नो नीड टू फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। हमें सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, हमें आगे सुकून भी चाहिए कि तसल्ली से हम चीजों को कर सके, साथ साथ हमें पैसा आ सके। चीजों लिमिटेशन हो गया। पार्ट बी में थोड़ा सा एक दो तीन सब्जेक्ट्स आपको नए मिल जाएंगे, जैसे फाइनेंशियल कोड है, एलएलबी में पढ़ा आपने, पढ़ लिया है, वेरी गुड, अच्छी बात है। कश्मीर सर्विस रेगुलेशन, रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द गाइडेंस, देन सीपीसी, अगेन सीपीसी आप पढ़ चुके हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आई थिंक पढ़ चुके होंगे, टीपीए पढ़ चुके होंगे, जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंशियल कमर्शियल टेनेंसी एक्ट, ये भी आप एलएलबी में पढ़ चुके होंगे। तो ये भी नोन सब्जेक्ट्स हैं, बहुत आपको कोई नई चीजें आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलेंगी, एक दो है टॉपिक्स, ठीक है, वो आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सो पार्ट ए 225 मार्क्स 2 आवर्स, पार्ट बी 225 मार्क्स 2 आवर्स, ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द मेंस एग्जामिनेशंस? कौन कौन क्वालिफाई करना चाहता था वो रेज करे है। किसी को मारना है तो आपको पता ही नहीं दुश्मन कौन है, कहां रहता है, तो कैसे मारोगे आप। देखिए टोटल इन्होंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है मेंस एग्जामिनेशंस को। एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स है एंड द सेकंड वन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स है, वो आपको करने ही करने, वो तो कंपलसरी है। देन ऑप्शनल में भी इन्होंने 6 सब्जेक्ट्स रखे, आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स यू हैव टू ऑप्ट 3 सब्जेक्ट्स, सो टोटल 6 + 3 9 सब्जेक्ट्स हो गए। गेटिंग? 9 सब्जेक्ट्स आपको देने हैं एंड 9 सब्जेक्ट्स में टोटल 50% आपको लाने हैं। ये एग्रीगेट, इन एग्रीगेट यू हैव टू अचीव 50% एंड इन सिंगल सब्जेक्ट यू हैव टू अचीव 40%। लाइक अगर आप एक सब्जेक्ट में 35% लाते हो, टोटल 9 सब्जेक्ट में आपके 60% बनना है, तब भी आप क्वालिफाई नहीं होगे। एक सब्जेक्ट में आपके मान लिया 60% आ गया, बट एग्रीगेट में आपका 45 बनना है या 48 बनना है, 49 बनना है, देन ऑल्सो यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बाकी मेरिट कितना बनती है वो तो मेरिट पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं आप 50% लाओगे तो आप मेंस क्वालिफाई कर ही लोगे, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। देन इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में इंटरव्यू होगा और उसके बाद क्या है, 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सिविल जुडिशरी एग्जामिनेशन के आप लोगों ने 3 बताए, 4 स्टेजेस होते हैं। लास्ट वन इज द फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में कुछ नहीं होता, बस वो हर जगह होता है, लेकिन यहां पे इन्होंने मेंशन किया होता हर स्टेट में है, लेकिन मेनली जो एग्जामिनेशंस आपके 3 में सिमट जाएंगे, बाकी चौथे में सभी लोग पास हो जाते हैं। बहुत ज्यादा इश्यू होता है तभी वो रोकते हैं, अदरवाइज फिजिकल में सभी लोग पास हो जाते हैं। वो दिखता है कि नहीं, बह रहा है कि नहीं, क्या है, बोल पा रहे हैं, वो सब होता है तो सबका हो ही जाता है। तो ये दीज आर दी एग्जामिनेशन पैटर्न। क्वालिफिकेशन आप बखूबी जानते हैं, यू मस्ट बी ग्रेजुएट इन लॉ। कई क्वेश्चन। अब हम एज क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया? नहीं 45 नहीं, 35 है ना मिनिमम, 21 अपार्ट फ्रॉम 35, ठीक है। आप रिजर्व कैटेगरी का है तो थोड़ा एग्जम्पशन मिल जाता है 2 साल का, अदरवाइज ठीक है। 21 से 35 आप याद रखिए। सैलरी कितनी है, मेन मुद्दे पे आते हैं, सैलरी पैसे से कितने मिलेंगे? हाँ 60 to 70,000 हो जाते हैं आपकी मिला जुला के।
तो ठीक है, पैसे के हिसाब से ठीक ही है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि बेटर चीज ये है जम्मू एंड कश्मीर जुडिशरी एग्जामिनेशन के साथ कि जो कंपटीशन है आपका, मुझे जहां तक लगता है कम कंपटीशन है। मतलब अब आप देख लो कि आउटसाइडर तो दे नहीं पाएंगे, आउटसाइड स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर के, तो आप ही लोगों के बीच कंपटीशन है। क्या दिक्कत है? अगर वो 69 या 70 वैकेंसी, लास्ट टाइम इन्होंने आई थिंक 69 निकाले थे, तो हैंडसम वैकेंसीज है, इसमें कुछ आपको शक नहीं होना चाहिए। अगर आप लगे हो ईमानदारी से, ऑनेस्टली, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, अगर आपका अप्रोच सही है, फोकस्ड है आप, देन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, सेकंड अटेम्प्ट में होगा ज्यादा से ज्यादा। उसका क्या करोगे? अब यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, पूरे इंडिया से देते हैं बच्चे पेपर, तो वहां सोचो कितना फाइट है। और वैकेंसी कितनी आती है दिल्ली की? 35, 40, और आउट ऑफ 35 पे पूरे इंडिया के बच्चे दे रहे हैं। तो ये कम से कम ये अपॉर्चुनिटी कहां, इतनी इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपको कहां मिलेगी? कि कश्मीर में ही मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलिए। तो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्री, तो देखिए प्री का हम लोग बेयर एक्ट अप्रोच सभी को रखना चाहिए कि एटलीस्ट आपको बेयर एक्ट में पता होना चाहिए। अगर आप आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में बेयर एक्ट में क्या चीजें, कहां पे सेक्शन है, आपको याद होना चाहिए। बेयर एक्ट पे फोकस करना है। सो फार एज प्रिपरेशन अप्रोच इज कंसर्न, यू हैव टू go through the simultaneously both from both perspective, prelims examination and mains examination। ऐसा नहीं है कि पहले आप प्री की तैयारी करेंगे, प्री की, देन प्री क्वालिफाई हो जाएगा, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है, वो दोनों साथ साथ आपको लेके चलना है, ठीक है। प्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, प्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देन साइमल्टेनियसली आपको मेंस आंसर राइटिंग भी करना है, सबको सारी चीजें करनी होगी, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग हो गया, इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, ऐसे राइटिंग होगी। तो इसके बाय एंड बाय प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साथ साथ लेके चलोगे तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। सिविल का थोड़ा टफ है एग्जामिनेशन, उसको मैं मानता हूं, बट जुडिशरी में आप इतना कह सकते हो कि अगर ऑनेस्टली ऐसे नहीं होगा कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया, अब भी कोई भरोसा नहीं है कि यार क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, ये कम से कम यहाँ पे सिचुएशन नहीं। एज ए लॉ स्टूडेंट आपके पास लॉट ऑफ करियर्स आर देयर, आइदर यू मे डू द प्रैक्टिस एज एडवोकेट, आपके घर में आपके फादर या आपके भाई एडवोकेट होंगे। यू मे थिंक दैट आफ्टर क्वालिफाइंग, आफ्टर क्वालिफाइंग द एलएलबी आई विल एक्सटेंड द प्रैक्टिस, द फैमिली प्रैक्टिस। एक ऑप्शन ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसर, थर्ड ऑप्शन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, फोर्थ ऑप्शन टू बी अ जज, फिफ्थ ऑप्शन यू मे गो टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि भाई मेरे पास की बात नहीं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, मैं ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता, आई एम नॉट हैविंग मच टाइम। चले गए दिल्ली या इन द सेम कश्मीर, यू स्टार्टेड योर ओन जॉब एज ए कॉर्पोरेट हेड होता है किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट होता है, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट होता है। यू मे ज्वाइन एंड यू मे स्टार्ट योर करियर एज ए कॉर्पोरेट एडवाइजर, समटाइम लीगल एडवाइजर, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, असिस्टेंट कॉर्पोरेट ऑफिसर, वेरियस पोस्ट आर देयर। पोस्ट नाम कुछ भी हो सकता है, काम आपका ये रहेगा, यू हैव टू रिप्रेजेंट द कंपनी इन ए लीगल फील्ड। Corporate matters you have to check it out. आपके सिविल जज में 2 subjects are there, optional subject, we will discuss the syllabus. So they have given an optional subject, company law and insurance law. तो corporate में आप अगर काम करना चाहते हैं you may do. These are the career options, correct? अब हम आते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि एज ए लॉ स्टूडेंट हम किस सेक्टर में जाएं और क्या करें। इससे पहले भी मैं बहुत सेशन ले चुका हूं और हर जगह बताता हूं कि कोई चीज अच्छी हो सकती है, बट एक्चुअली दैट थिंग इज गुड फॉर यू और नॉट, यू हैव टू असेस। और वो मैं नहीं बता सकता, सर नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, यू हैव टू एनालाइज। कभी कभी होगा कि आपने वो चीजें कर ली है, बट लेटर ऑन आप रियलाइज करते हो कि ठीक है पैसे आ रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। समटाइम यू रियलाइज कि मजा आ रहा है, जिंदगी चल रही है, लेकिन पैसे उतने नहीं आ रहे। आपके सेंस से एक तो आपको चेकआउट करना है कि कामयाबी क्या है। एवरीवन, जो भी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, यू आर स्टडीइंग, यू आर गेटिंग द एजुकेशन, व्हाई? बिकॉज यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। अब सक्सेसफुल पर्सन की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग जहन में आपके होंगे कि कामयाब आदमी किसे कहते हैं। हो सकता है आपकी नजर में कामयाब आदमी वो होगा जो जज क्वालिफाई कर लेगा, या जज बन जाएगा, या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन जाएगा, या कुछ भी वो आगे बड़ा कर लेगा, फाइनेंशियली बहुत बड़ा कर लेगा, या बहुत ज्यादा पैसे उसके पास आ रहे हैं, उसको कामयाब आप कह देंगे। लेकिन हाँ, अगर कामयाबी मैं आपसे पूछूं तो शायद आप जो बहुत ही एक अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल और पोजीशन से ऊपर उठ के जब मुझसे बात आप करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि कामयाबी वो स्टेज होती है कि जहां पे आप मुतमईन हो जाए अपने आप से। वो आप कुछ भी कर रहे हो, वो आप टीचर हैं, वो आप ऑथर हैं, वो आप कुछ भी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहा है कोई आदमी, उसमें भी खुश है।
अगर वो खुश है, मुतमईन है अपनी जगह पे, वो 100 रुपया कमा के खुश होता है अपने बच्चों बीवियों के साथ, मुझे लगता है वो इंसान सक्सेस है, कामयाब है। अल्लाह अल्लाह करते करते वो एक दिन ऊपर चला जाएगा। अब आपको लगेगा कि मैं एक जज हूं तो मैं ज्यादा कामयाब हूं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में रहेंगे। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, फर्स्ट यू नीड टू चेक वेदर व्हाट एक्चुअली द कामयाबी इज, सक्सेस इज। एक बार आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये रास्ता सक्सेस का है, तो आप उस रास्ते पे आपको चलना है। उसके लिए वो सक्सेस नहीं होगा जो इंसान जजशिप की कैरेक्टर या इंटेलेक्चुअल वो नहीं है, या इंटरप्रिटेशन स्किल नहीं है, ड्राफ्टिंग स्किल नहीं है, जस्ट एक पोजीशन पाने के लिए वो क्वालिफाई कर रहा है एग्जाम, वो बन जा रहा है जज, मेरी नजर में वो कामयाब नहीं, वो फिर परेशान रहेगा हमेशा के लिए। तो ये तो एक करियर ऑप्शन के तौर पे हो गया कि आपको एनालाइज क्या करना है। तो अब हम क्वेश्चन ये आते हैं, कमिंग टू द पॉइंट, कि आपके पास क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जज बन सकता हूं या सकती हूं, या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन सकते हैं। जज बनने के लिए सो फार एज आई थिंक दो चीजें आपके पास बहुत ही रेलिवेंट हो जाता है, जो आपके पास होना चाहिए। एक तो होगा कि यू आर सो स्ट्रांग इन एकेडमिक, आपका एलएलबी फर्स्ट ईयर में, एलएलबी सेकेंड में 70% आया, 80% आया, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो एक चीजें राइटिंग में हो गई, लिखित, आप ठीक आपने पेपर भर दिया, 3 घंटे में आपको मार्क्स मिल गया, इट डज नॉट मीन दैट यू आर मेड टू जज समवन, है ना। जजशिप जो होती है एक ना इंटेलेक्चुअल आर्ट होता है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, मुझे जहां तक फील होता है। एग्जाम के अलावा मैं बात करता हूं कि एक इंसान आपके सामने आया, खड़ा हुआ आपके सामने, वो फरियादी है, एंड जैसे वो खड़ा हुआ आपने स्कैन कर लिया उसको, एंड वंस you read out the demeanor of that person, you have come to know कि actually that person has committed the offense or not. Either you are bound by the evidences, आप एविडेंस के उससे घिरे हुए हो, लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि इंसान क्या है और ये क्या करके आया है, क्या चाहता है। एकेडमिक में बात करें तो आपके पास 2-3 स्किल्स होने चाहिए। एक तो ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए आपके पास, इंटरप्रिटेशन स्किल होनी चाहिए। लॉ में आपको मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो मजा आए आपको ये पता हो कि लॉ कोई चीज बने, ये लॉ है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आईपीसी है, जो भी है, तो यू मस्ट नो कि व्हाट वाज द इंटेंट बिहाइंड मेकिंग द लॉज, लेजिस्लेचर क्या सोच के इस चीज को बनाया। गेटिंग द पॉइंट। थर्ड जो मुझे लगता है कि टैलेंट चाहिए जज होने के लिए, कि आपके सामने कोई बंदा कोई ऑफेंस करके आया, व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस ही हैज कमिटेड, किस सेक्शन में वो फॉल हो रहा है, क्या एविडेंसेस है मेरे पास, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स द पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को लॉ से कनेक्ट करते हुए, कीपिंग इन माइंड द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, अगर आप एक जजमेंट दे देते हैं बेहतरीन तरीके से, तो मुझे लगता है वो जज अच्छा है। समटाइम आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे लगेंगे कि यार नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन आप जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने उसको आप ब्रीच कर रहे हो, उसको आप ब्रेक कर रहे हो, मतलब वो फायदा नहीं हुआ लॉ बनाने का लेजिस्लेचर का। कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने एक केस आता है कि एक लड़का होता है, लड़की को प्रॉमिस करता है कि भाई शादी करूंगा, उससे फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, ऐसे 4-5 साल मामला चलता रहता है, बाद में लड़का मना कर देता है, शादी नहीं कर पाता ड्यू टू सम रीजन, उसका जेन्युइन रीजन मान लिया होता है, फिर लड़की जो है रेप का चार्ज लगाती है। अब आपके सामने ये केस आए तो आप कभी कभी क्वेश्चन उठता है आप क्या करेंगे उस लड़के के साथ। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि इट हैपेंस नॉर्मली। तो क्या मैं उस लड़के को रेप के चार्ज में सजा दे दूं, कन्विक्ट कर दूं, या लड़की को कंपनसेट करा दूं, फिर कंपनसेट कराऊंगा तो क्या लड़की की इज्जत की कोई वैल्यू हो सकती है। फिर आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि 375 क्या कहता है, लेजिस्लेचर का क्या इंटेंट था, किस ऑफेंस को रोकने का मकसद था, क्या लड़की किसी से मैनिपुलेट हो गया ये केस मेरे पास की। ये सारी चीजें जब आप एनालाइज कर लेंगे ना, और ये जो स्किल्स होती है वो आपको कोई, ठीक है कॉलेज अच्छे कॉलेज है तो वो सिखाएंगे, बाय एंड बाय यू विल ग्रो, यू विल लर्न हाउ यू हैव टू थिंक बीइंग ए जज, यू विल लर्न हाउ यू हैव टू थिंक बीइंग ए लॉयर। एज ए लॉयर, एज ए जज, समटाइम आपकी थिंकिंग अप्रोच अलग अलग हो जाती है। एक जो जज बैठा है उस कुर्सी पे, एक जो लॉयर यहाँ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर खड़ा है यहाँ पे, उसकी सोच और जज की सोच में फर्क होता है थोड़ा सा। तो आप अपने आप को एनालाइज करिए कि वेदर यू विल बी इनफ कॉम्पिटेंट टू थिंक लाइक दैट और टू इंटरप्रेट द लॉ इन द सेम मैनर, इन द सेम वे, टू जस्टिफाई दैट विक्टिम और टू जस्टिफाई दैट फरियादी। तो आप जब काम करना शुरू करते हो ना, तो आपको ये रियलाइज होता है, महसूस होता है कि मैंने क्या चीजें खो दी है। अगर सिर्फ एग्जामिनेशन पास करके जज बन के तब तो ठीक है,
But after becoming judge, once you become a judge, you have to pass the judgment, you have to pass the decree, you have to understand each and everything from the very beginning or to the last to give the judgment. तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे कोचिंग कर लेनी चाहिए थी. अगर मैं कोचिंग कर लेता तो ठीक और नॉलेज ही बढ़ती. मेरा अपना मानना है कि देखिए आप एक रास्ते पे जा रहे हैं. If you have decided that okay I want to qualify the civil judge examination, the prosecution officer, आपको एक रास्ता तो मिल गया. मेरा अपना मानना है कि why you are not going to join any coaching. कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि it's not only they are giving you the material or they are giving you the lectures, the classes, recorded lectures or live lectures. Rather आप एक ग्रुप, अब कैसे मैं कहूं कि एक ग्रुप ऑफ सेक्शन को आप ज्वाइन कर लो. ऐसे ग्रुप ऑफ सेक्शन को, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, तो ऑल आर प्रिपेयरिंग द सेम थिंग. सो वहां पे क्या होगा कि नॉलेज शेयरिंग हो जाएगी. अकेले रूम में पढ़ना कहीं ऐसे, अब यहाँ पे आप कॉलेज में आए हो, लॉ तो डिस्टेंस से भी हो जाते हैं, बैठे बैठे भी हो जाता है, कहीं सिर्फ एग्जाम देना होता है, वो भी एक होता है. बट वंस यू हैव जॉइंड एनी कॉलेज, वंस यू आर शेयरिंग योर नॉलेज, वंस यू स्टार्ट टू शेयर योर नॉलेज, तो उसका जो एक होता है ना कि पेड़ में पानी सींच के जो बहुत अच्छे तरीके से कर दिया जाता है. जैसे आप एक मूर्ति होती है ना, अगर कोई इंसान मूर्ति बनाना चाहे, मैं बताता हूँ विदाउट कोचिंग विद कोचिंग क्या फर्क होता है. मान लिया कि एक स्टैच्यू आपको बनाना है, एक मूर्तिकार है, एक स्टैच्यू बना रहा है. क्या प्रोसेस होता है? मिट्टी लेगा, वो पानी डालेगा, सांचा होगा उसके पास, वो बनाएगा मूर्ति, तो मूर्ति बन जाती है. उसके बाद वो आग में डालता है ना कि वो पक जाए या गिरे उरे तो टूटे ना. विदाउट कोचिंग जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं ना, मेरे लिहाज से पता है वो कैसे होते हैं कि वो आग में वो भी नहीं डला हुआ, बस वो मूर्ति बन गया, दुनिया की नजर में स्टैच्यू हो गया. विद कोचिंग जब रिग्रेस आप कोचिंग करते हैं, लोगों के साथ जुड़ के नॉलेज शेयरिंग होते हुए आप जब एक चीज बन जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आग में पका हुआ मूर्ति आप बन चुके हैं. आपको टूटने में वक्त लगेगा. सो इन द सेम वे आप जब जज बन जाते हैं, आपके पास एक नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, या आप एक रिग्रेस ट्रेनिंग से गुजरते हुए जब आप बनते हैं, तो चार लोगों के बीच में जब आप खड़े होंगे ना, तो एक बंदा उसमें ऐसे होगा जो बिना कोचिंग का होगा, बिना ऐसे ही मतलब ठीक है एक एकेडमिक में स्ट्रांग होगा तो हो गया उसका. एक बंदा ऐसे भी आपको मिलेगा, एक बंदा आपको ऐसे मिलेगा जो बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस से होकर गुजरा है, वो ठोक पीट के वो बना है जज, तो उससे आप कभी भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे. आप यूपी जुडिशरी में, आई थिंक आपको शायद पता नहीं होगा, 2017 में एग्जाम हुए थे. यूपी जुडिशरी में यू विल नॉट बिलीव 300 से ज्यादा वैकेंसीज आई थी. बाद में पता चला कंप्लेन तक आए थे. ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, कंप्लेन ये आए थे कि जो बच्चे सिलेक्ट होकर आए हैं वो नॉट इनफ मेच्योर, मतलब जजमेंट पास करने नहीं आ रहा, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है एडवोकेट बोल क्या रहा है. तभी तो एमपी में 3 इयर्स की प्रैक्टिस और डिमांड कर रहे हैं. आपको पता है कि नहीं? ऑल ऑफ यू अवेयर और नॉट? तो हुआ है ऐसा, तो कह रहे हैं. तो यही होता है कि वो घर पढ़ के, जैसे लॉ अच्छे कॉलेजेस हैं तो उनको लगता है चलो मैंने पढ़ लिया, चलो मेरा हो गया लॉ तैयार हो गया, तो मुझे एग्जाम ही देना है, तो दे के पास तो हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं जज. लेकिन इट्स नॉट द क्वेश्चन टू ओनली टू बिकम ए जज, इट्स द क्वेश्चन वर्किंग एज ए जज. आप किसी की जिंदगी के साथ जुड़ने जा रहे हो, आपके जजमेंट से सामने वाला अफेक्ट होगा. तो इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले. क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन टू वर्क एज ए प्रोफेशनल और टू बी ए गुड, एवरी प्रोफेशन में यही है. टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए गुड डॉक्टर, दोनों अलग चीज है. टू बी ए जज, टू बी ए गुड जज, दोनों अलग चीज है. टू बी ए लॉयर, टू बी ए वेल नोन लॉयर, दोनों अलग चीज है. हर सेक्टर में है, ये सिर्फ जज और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्रोसिक्यूशन ऑफिसर. टीचर, टू बी ए गुड टीचर, वेल नोन टीचर, दोनों अलग चीज है. एंड इन ईच पेपर यू हैव टू अचीव 40%. 40% यू हैव टू अचीव एंड एग्रीगेट 50%. ये सिर्फ सीएसीएस की तरह है. तो वो इन्होंने सिंगल पेपर में कहा भैया 40% आपको लाना है, इन एग्रीगेट यू हैव टू अचीव 50%. आपको समझ में आएगा ना? 9 पेपर्स, तो 9 पेपर्स में आपको 50, मतलब कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो 50% बनना चाहिए, इंडिविजुअली आप देखेंगे तो 40% बनना है. अगर इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट में आपके 35% आ गए, लेकिन एग्रीगेट में आपके 50% से ज्यादा है, तब भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे. तो ईच पेपर में 40% होते हुए देन यू हैव टू अचीव इन एग्रीगेट 50%. इतनी बात आपको समझ में आ गई? Whatever the syllabus in the civil judge examination, whatever the subjects are there, topics are there, each and everything will be covered. Obviously बात है, तभी तो आपकी चीजें होंगी ना. देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या होता है कि you can not skip anything. अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको छोड़ दूं, इसको पढ़ लूं और हो जाएगा, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा. You are going to compete the other students also. It's not a graduate examination or the master examination. It's a competitive examination. Public Service Commission ले रही है, तो ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है कुछ. उसकी आप ये कह सकते हैं कि एस्से है,
पेपर 1 में ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू और इंग्लिश टू हिंदी। पेपर 3 में पेपर 1 में ही थर्ड पार्ट प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग भी आई थिंक अभी आपने कर लिया है, नहीं है? कर लिया ना, ठीक है। तो पेपर 1 में सारे नॉन सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से पेपर 2 जनरल नॉलेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, देन पेपर 3 में सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी। पेपर 3 में दे हैव क्रिमिनल लॉज उन्होंने रख दिए पेपर 3 में। पेपर 4 में फाइनेंशियल कोड, कश्मीर सर्विस रेगुलेशन, रूल्स एंड ऑर्डर्स। तो ये आपको थोड़ा सा नया दिखेगा। पेपर 5 में अगेन सीपीसी, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, सिविल से रिलेटेड लॉज है सारे। पेपर 6 में टीपीए एंड जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंशियल कमर्शियल टेनेंसी एक्ट, आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू है ना, लॉ में है टेनेंसी एक्ट, तो आपने पढ़ा है। टीपीए आपको ये मिल गया। तो पार्ट पेपर 6 में भी ठीक है, इजी है। ऑप्शनल पेपर में दे हैव गिवन 6 पेपर्स एंड आउट ऑफ 6 पेपर, जैसे फर्स्ट पेपर में उन्होंने फैमिली लॉ दे दिया है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। सेकेंड पेपर में दे दिया है लॉ ऑफ कंपनीज, इंश्योरेंस लॉ। इसी तरीके से 6 पेपर्स में अलग अलग अपनी चॉइस से, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैमिली लॉज then you may choose the first paper. If you are interested in TPA or the constitution law, accordingly you have to choose. If you are interested in corporate law, you may choose company law and insurance law. तो ये अपनी चॉइस से आप आउट ऑफ 6 पेपर्स यू मे चूज 3 पेपर्स। मेंस भी समझ में आ गया आपको। देन कम टू द इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू आपके 150 के होते हैं। इंटरव्यू मुझे लगता है कि अगर इफ यू डू द बेस्ट इन योर रिटन एग्जामिनेशन, तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इतना तो है कि आप बोल लोगे, मान लो लॉ का पूछ लिया कुछ, तो इतना तो है कि आप कुछ तो कुछ बोल ही लोगे। तो स्ट्रेटेजी सिविल जज क्वालिफाई करने की क्या होती है कि डू यू लेवल द बेस्ट इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो इंटरव्यू में थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। 150 के होते हैं आपके इंटरव्यू, तो अकॉर्डिंगली इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन भी करना है। कभी कभी आपके जहन में आता है कि सर अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस टू गो टू द सिविल सेक्टर, सिविल सर्विसेज के लिए एंड देन जुडिशरी, क्या हमें चूज करना चाहिए? देखिए इसका जवाब मैं एक लाइन में नहीं दे पाऊंगा, मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं, ठीक है? वो आपकी चॉइस है। एवरीवन इज फ्री टू गो वेयर एवर ही वांट्स और शी वांट्स। मुझे लगता है कि जब आप गवर्नमेंट के आगे अंडर में आ जाते हैं ना, कोई भी चीज हो, तो थोड़ा सा अगर आप, एक होता है ना आदमी, एक होता है कि यार मुझे ना थोड़ी सी, मतलब मैं किसी के ऑर्डर या मैं ऐसे नहीं रह सकता, तो उसके लिए मुझे लगता है वो सिविल वाला थोड़ा टफ हो जाएगा मामला। बीइंग आईएएस और आईपीएस काम करना ऑब्वियसली बात है, कभी भी ऑर्डर आ जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपसे कुछ कहेगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा। एज ए जज थोड़ा सा ठीक है, रिलैक्सेशन मिलता है आपको। आप ठीक है, आपको सिर्फ जज, आप आराम से बैठे हो, आपके पास चीजें आ रही है, केसेस आ रहे हैं, आपको सिर्फ हियर करना है, सुनना है, जजमेंट पास करना है। तो थोड़ा सा अगर इस लिहाज से देखोगे तो जज वाला ठीक है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपका इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का मतलब डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली तो आप वो बात करोगे उससे पॉलिटिकली तो अलग चीज है कि सर वो तो ठीक है, घूस देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, वो अलग एक एस्पेक्ट है। बट डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस तो गवर्नमेंट का नहीं होता ना, कि आपको कभी भी जाग के जजमेंट देना है, वो वाली सिचुएशन तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अदरवाइज दोनों अच्छे जॉब है, रिप्यूटेड जॉब है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां पे सेटिस्फाइड है। गॉट इट? और हम लोग बात कर लेते हैं एक मार्क्स के रिगार्डिंग। हाँ, रही बात ब्रॉडवे लॉ अकेडमी की, यस, यहां पे आपको वो हर चीज जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए होगी, लाइक मॉक टेस्ट, मटेरियल हो जाते हैं, कभी कभी आप नोट्स बनाते हो या नेट से देख के कितना आप बनाओगे, कितना कर लोगे, तो वो आपके लिए मटेरियल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मटेरियल्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये तो सिविल जुडिशियरी एग्जामिनेशंस की बात हो गई। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यस, लास्ट टाइम इन्होंने 69 और 70 निकाले थे, वैकेंसीज आ रही है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत साल पे वैकेंसी आ रही है, अभी तो ठीक ठाक वैकेंसीज आ रही है, ठीक है? तो उसमें जनरल के 35 या 36 थे, इस तरीके से टोटल मिला के 69 थे, तो अकॉर्डिंगली वैकेंसी भी ठीक ही ठाक है। दिल्ली में तो आई थिंक 30 अभी इन्होंने इशू किया है, तो लेस देन 40 ही है। तो जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से बात करो तो नंबर ऑफ वैकेंसीज गुड। तो अब हम आते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के सिलेबस के बारे में देखें। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कैसे होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं? 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। और दोनों पेपर में आपके जो सिलेबस है वो क्या होंगे? इसमें 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हाँ, निगेटिव आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा, निगेटिव मार्किंग दोनों में होती है, सिविल जज एग्जामिनेशन में भी और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में भी, ठीक है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में निगेटिव आपके होंगे। तो यहां पे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की एग्जामिनेशन, सिविल जुडिशरी के एग्जामिनेशन में हमने देखा 225 मार्क्स के होते हैं ईच पेपर, यहां पे आपके 200 मार्क्स के होते हैं। एक थोड़ा सा वेरिएशन आपको लगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात कर ले, पेपर 1 में 14 सब्जेक्ट्स हैं, 14 सब्जेक्ट्स है, पेपर 2 में 9 सब्जेक्ट्स हैं आपके।
सिलेबस वाइज इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस वाइज, थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के सिलेबस हैवी हो जाता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें। पेपर 1 में वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रिसेंट डेवलपमेंट लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस लिमिटेशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज वाला हो गया, एनडीपीएस हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हो गया, पॉक्सो हो गया, आपका टीपीओ हो गया, आईटी एक्ट हो गया। दीज आर द लॉज। पेपर 1 लॉज से भरा पड़ा है, उसमें सारे लॉज आपको दिखेंगे। पेपर 2 में आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स, इंग्लिश नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब वो जज करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो पेपर 2 में करंट नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, लीगल एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश में 10th तक 12th तक जो आपने वो मैथमेटिक्स पढ़ा है, डेटा इंटरप्रेटिंग पढ़ा होगा आपने, और अंकगणित हिंदी में कह देते हैं, न्यूमेरिकल वो चीजें होती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, ये सब नॉर्मल चीजें 10th तक आपके आएंगे मैथमेटिक्स में। तो ये पेपर 2 के सिलेबस है। तो ठीक है, अगर आपने 10th 12th तक अच्छे से पढ़ा है तो इसको क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, मेंस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो देयर आर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आते हैं? 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनमें से एक इन्होंने क्वालिफाइंग पेपर रखा है इंग्लिश का। यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई द इंग्लिश पेपर। ये आपके मेरिट इससे तय नहीं होगा, वो क्वालिफाई है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, 33% लाना है। बाकी पेपर 1 से लेके पेपर 7, पेपर 1 में ड्राफ्टिंग है, पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसके बाद पेपर 3 में सीआरपीसी है, पेपर 4 में आईपीसी, पेपर 5 में एविडेंस एक्ट है, पेपर 6 में स्पेशल लॉज है, पेपर 7 में स्पेशल लॉज 2 है। तो इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किए। सिलेबस वाइज एक एक सब्जेक्ट के एक एक पेपर है, अगर आप देखो तो एक एक सब्जेक्ट के एक एक पेपर है। बाकी पेपर 6 और पेपर 7 में थोड़ा ज्यादा सब्जेक्ट्स हो गए। पेपर 6 में आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 6 में आप देखेंगे वही सब बातें यहां पे इन्होंने डाला है। पेपर 6 में एनडीपीएस एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पढ़ा था। तो ये सब पेपर 6 और पेपर 7 का कॉम्बिनेशन मिला के आता है, ठीक है। पेपर 7 में भी 10 सब्जेक्ट्स हैं, मोटर व्हीकल एक्ट भी आपके आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक्ट भी आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू डील विद द पुलिस अथॉरिटीज और द क्रिमिनल्स, तो आपको पुलिस एक्ट भी आना चाहिए। तो ये सब सिलेबस है कुछ। So if we talk about as a law student, obviously you are having option, a better option, or you may say the best option for a law student to be a judge. अगर पैसे की बात करें, करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पैसे की बात करें, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। जज बन के ऐसा नहीं आप करोड़पति हो जाओगे, बंगला उंगला मिल जाएगा, लेकिन इतना है कि जज बनने के बाद आप खुश रहोगे। मतलब नॉट खुश, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, अल्लाह नोज ईच एंड एवरीथिंग बेटर, वो करने वाला है और जैसा करेगा हमको सामना करना पड़ेगा। कोर्ट में 2 टाइप्स ऑफ पर्सन आते हैं आपके सामने। वंस यू बिकम द जज यू विल फेस 2 टाइप्स ऑफ पर्सन, एक अमीर एक गरीब। अमीर और गरीब में क्या डिफरेंस होता है मैं बता देता हूं। अमीर पता है क्यों आता है आपकी कोर्ट में, या कोर्ट में क्यों जाता है? इसलिए नहीं कि उसको जस्टिस पाना है, बिकॉज ही हैज डन समथिंग इलीगल, और ही हैज डन समथिंग मींस वो कुछ घपला उपला किया होगा। वो आपके सामने कोर्ट में इसलिए आया है कि वो लीगल रिकोर्स का इस्तेमाल करते हुए ही में escape और ही में skip the legal proceedings. He is not in your court to find out the justice. He is just trying to use the legal facilities to escape. मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया, आपने उस लेवल पे जाके आई थिंक मुझे नहीं लगता सोचा होगा, लेकिन ऐसा है, अमूमन देखा गया। गरीब आदमी जब कोर्ट में आता है आपके सामने तो एक्चुअली उसके साथ कोई ज्यादती हुई होती है, एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द जस्टिस, ही इज ट्राइंग टू सीकिंग द जस्टिस। वो इस उम्मीद से आपके पास आ रहा है ना, कि उसके भाई को कोई मार दिया होगा, उसकी जमीन कोई ले लिया होगा, तो जस्ट ही इज ट्राइंग टू गेट द रिलीफ फ्रॉम योर साइड। एज ए जज, जब आप वंस यू पास द जजमेंट और द डिक्री, इन क्रिमिनल केस जजमेंट पास करते हैं, इन द सिविल केस यू पास द डिक्री, आपके उस नॉलेज से, जुडिशियल माइंड से, या उस कलम से, उस जजमेंट से, उस डिग्री से सपोज करो कि उस गरीब को कुछ रिलीफ हुआ है, तो आई थिंक इससे बेटर रास्ता, इससे बेटर चीज आप जब अपने आप को जाके घर पे सोओगे या अपने आप को आईने में देखोगे, इफ यू आर एक्चुअली द जज, इफ यू आर बायस्ड और इफ यू आर करप्ट पर्सन, सो ठीक है, वो अलग चीज हो गई। बट एज ए जज, इफ यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग इन ए बायसलेस मैनर, विदाउट एनी बायस, ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यार मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। पैसे ठीक है, वो
60,000 70,000 पर मंथ आ रहे हैं, इट्स अनदर थिंग. फाइनेंशियली यू विल ऑल्सो बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बट इंटरनल तौर पे अगर हम देखें तो हाँ, ऐसी जॉब है यू में से कि आप रात को सुकून से सोओगे. जब उसका चेहरा फरियादी का याद करोगे, आपको लगेगा यार मैं कुछ करके आ रहा हूं, किसी को रिलीफ दे के आ रहा हूं. इस दुनिया में कई सारे जॉब हैं, बहुत सारे जॉब हैं, बट सम जॉब्स आर देयर जस्ट टू गेट द मनी. यू आर डूइंग समथिंग बिजनेस, यू आर डूइंग बिजनेस. आप वो काम करिए कि दैट इज पैरेलल टू योर पैशन एज वेल एज यू आर गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी. जब दोनों चीज मैच हो जाए आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर इंसान जज ही बन जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं एवरीवन विल गो एंड क्वालिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर एग्जामिनेशंस. आपसे ये नहीं कहा जा रहा है. आप जस्ट रियलाइज योरसेल्फ, जस्ट असेस योर कैपेबिलिटी, जस्ट असेस योर इंटरेस्ट कि क्या मेरे में वो काबिलियत है कि मैं लॉ में बेटर, मतलब मेरा मन करता है, मैं कर सकता हूं, वेदर आई कैन डू और नॉट. अगर ऐसा है तो आई थिंक बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर से बेटर रास्ता आपके लिए नहीं हो सकता फॉर द टाइम बिंग. यस, इफ यू आर डूइंग द प्रिपरेशन इन अ पॉजिटिव मैनर कंसिस्टेंटली, जुडिशरी इज नथिंग बट ए कंटिन्यूटी. इट डिमांड्स कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी. आज 10 घंटा पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा तो वो भी गड़बड़ है. कंसिस्टेंसी इन द सेंस की 4 आवर्स आप दे दो. इफ यू गिव 4 आवर्स पर डे, एंड रिटेनिंग पावर तो आपकी आई है, वो मुझे पता है क्योंकि मैं जहां तक एक्सपीरियंस किया हूं, ग्रेस्पिंग पावर मुझे लगता है आप लोगों की ठीक ठाक होती है. पढ़ने के बाद याद चीजें रहती है, तो ऐसा तो नहीं आपके पास. और स्टूडेंट से पूछोगे ना तो पता नहीं, पढ़ने होने के बाद भूल जाती है चीजें. तो अगर अल्लाह ने कोई चीज आपको दी है एक्स्ट्रा, तो मुझे लगता है उसका पॉजिटिव आप यूज करिए. पढ़ने के बाद रिटेनिंग पावर अच्छी है, पढ़ रहे हैं आप, कंसिस्टेंसी बस बनानी है. एक गाइडेंस आपको चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए बस. अपार्ट फ्रॉम द गाइडेंस, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो देयर. 2 महीने कंसिस्टेंसी दिखा है, उसके बाद छोड़ो यार, चलो हटाओ, प्रैक्टिस करेंगे, जाते हैं दिल्ली जॉब करने, तो वो भी गड़बड़ है. आप जस्ट, इट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम. तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे. ठीक है. क्वेश्चन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली क्रिमिनल केस को डिफेंड करता है. अब जब आप कहते हैं कि क्रिमिनल केस या क्राइम, द क्राइम इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट मीन्स कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सपोज करो, लेट्स से ए है, ए ने कोई क्राइम कर दिया, सपोज से ए हैज कमिटेड ए क्राइम, सो ऑब्वियसली इट इज अगेंस्ट द स्टेट. तो अगेंस्ट द स्टेट, ऑब्वियसली स्टेट विल आल्सो डिफेंड दिस केस. स्टेट उस आदमी को, उस एक्यूज्ड को पकड़वाएगी, जेल में डलवाएगी. तो अब स्टेट के लिए कौन आएगा? सीएम तो आएंगे नहीं लड़ने. कोर्ट के सामने कौन खड़ा होगा? तो स्टेट कहती है भैया हम एक आदमी को अपॉइंट कर रहे हैं, एंड दैट वुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन, that would be the position of that person, that would be the salary of that person, that would be the criteria and the process to select that person. उसको हम लोग prosecution officer के नाम से जानते हैं. That prosecution officer defend the case from state's point, state side, and he represent the state before the court. Not only represents, his job is just to find out the witness, just to examine the witness, find out the evidences, है ना, कोरिलेट टू द थर्ड एजेंसी. सीबीआई है तो एक कोर्ट एंड थर्ड एजेंसीज के बीच में एज ए लिंकअप की तरह काम करता है ना, दैट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की. अगर हम जॉब की बात करें तो ये आपको जॉब का मतलब समझ में आ गया एक्चुअली कि आपका प्रोसिक्यूशन ऑफिसर करता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कितना टफ जॉब है. देखिए, जज की तरह तो नहीं कह सकता, हाँ चैलेंजिंग जॉब है, थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब इन द सेंस कि आपको ग्राउंड पे रहना पड़ेगा. आप ये सोचो कि मैं कुर्सी बैठ के कर लूंगा ये जॉब, तो आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल. You have to correlate with the police authorities, to the third agencies, to go to the criminals. criminal के मुंह लगना पड़ेगा आपको, find out the evidence and examine the witnesses. तो थोड़ा सा challenging है, इतना तो हम कह सकते हैं. लेकिन आज सैलरी, उल्टी बात यह कि सैलरी जज से ज्यादा है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की. आपको 1 लाख तक चली जाती है सैलरी. अब क्यों पता नहीं, बनाने वाले ने क्यों, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता. बट यस, इफ यू स्टार्ट टू एंजॉय दिस जॉब, ऑब्वियसली यू विल एंजॉय. रिस्पेक्ट बहुत है, पुलिस वाले बहुत एकदम सलाम ठोकेंगे, साहब है ना, वो है, इतना है. So go through section 24 and 25 of CRPC. आपने पढ़ा होगा, वहां पे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की बात की गई है ना. तो जो आप एग्जाम देते हो, द एग्जामिनेशन विच यू गिव, तो ये इनिशियल लेवल का एग्जामिनेशन होता है. असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, सबसे नीचे तबके का होता है. वंस यू गेट द एक्सपीरियंस आफ्टर 7 years, देन वो आप हायर लेवल पे आते हो. हाई कोर्ट आपको अपॉइंट करती है, हाई कोर्ट की तरफ से स्टेट को हाई कोर्ट लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आफ्टर हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस.
इट्स डन फ्रॉम माई साइड एंड बहुत ही अच्छा लगा. आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ यू इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड सो इंटरेक्टिव सेशन इट हैज बीन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.